हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका इन डेली आर्टिकल एनालिसिस। एंड आज ये एक बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल आया है हिंदू के अंदर विच टॉक्स अबाउट द इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल डेवल्यूशन एंड किस तरह से इम्पैक्ट करता है फेडरलिज्म को इंडिया में। अब हमें पता है कि इंडिया का जो फेडरल मॉडल है उसे क्रिटिसाइज भी किया गया है, उसकी कुछ जो नुआंसेस हैं उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया है। वेरिंगली इसे कभी क्वाज़ी फेडरल बुलाया गया है एंड वही बाकी स्कॉलर्स द्वारा कई बार एक सुई जेनरिस मॉडल भी बुलाया गया है, जो कि इंडिया की कुछ जो यूनिक नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया था ना। फेडरलिज्म के चलते हुए राइट, इवन दो इंडिया जो 4 बेसिक क्राइटेरिया ऑफ फेडरल मॉडल होता है उसको फुलफिल करता है, हमने देखा है दैट द टिल्ट हैज़ बीन मेनली टुवर्ड्स द सेंटर. However, within this also, there have been varying issues that have time and again cropped up amongst the states also, जहाँ पे various states का ये मानना होता है कि there is differential treatment जो कि उनके against met out किया जाता है. And one of these areas of constant competition, struggle happens to be that in फाइनेंशियल फेडरलिज्म, राइट. एंड यहाँ पे मुद्दा आता है फाइनेंशियल डेवल्यूशन का. अब इस फाइनेंशियल डेवल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जो स्टेट के पास, जो हमारे देश के पास पैसा आ रहा है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेंटर एंड स्टेट्स एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली वेरियस स्टेट्स के बीच में. और इसी के चलते हुए एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन. अब क्या चल रहा है मुद्दा? पहले ही हमने देखा है कि से तमिलनाडु में किस तरह से जो उनके गवर्नर हैं उनको लेके टाइम एंड अगेन इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डेवल्यूशन, वेरियस ऑपोजिशन रूल स्टेट्स, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि कंपेयर टू द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे मेक टू टैक्स रेवेन्यूज, उस हिसाब से इन्हें वापस डेवल्यूशन में हिस्सा नहीं मिलता है. तो जो टैक्स कलेक्शन में इनका बेहतरीन पार्टिसिपेशन है उसके प्रोपोर्शनेट इनके पास जो डेवल्यूशन है, जो एलोकेट किया जाता है नेट प्रोसीड्स को, वो नहीं पहुंच रहा है. अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डेवल्यूशन की बात हो रही है आखिरकार डिस्ट्रीब्यूट हो क्या रहा है. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, अब ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, आर्टिकल 270 ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खुद ही प्रोवाइड करता है एक स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स. नेट टैक्स प्रोसीड्स का क्या मतलब हुआ कि जो ग्रोस टैक्स प्रोसीड्स हैं जिनको इकट्ठा किया गया है उनमें से जो कॉस्ट लगी उस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए जब हम उसे निकाल दें तो नेट प्रोसीड्स आ जाती हैं. साथ ही साथ में एक और चीज़ जो कि आपने ये याद रखनी है कि इस नेट टैक्स प्रोसीड्स में जो सेस और सर चार्जेस होते हैं इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता. इन्हें सेंटर द्वारा लेवी किया जाता है और ये सेंटर के पास ही रहते हैं. जो एलोकेशन के लिए नेट टैक्स प्रोसीड्स को देखा जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द स्टेट्स ऑल्सो, उसके अंदर ये चुने नहीं जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि ये सेस एंड सरचार्ज जो हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि इन नेट प्रोसीड्स के अंदर आ जाते हैं? तो दे इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया जो आपके डायरेक्ट टैक्स में आ रहे हैं, सेंट्रल जीएसटी, सेंटर का शेयर ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट. ये सारे जो है अब किए जाते हैं, मतलब दोनों ही डायरेक्ट टैक्स के जो कॉम्पोनेंट्स हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो कॉम्पोनेंट्स है इस नेट प्रोसीड के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो डिविजन होता है दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ the recommendations of a constitutional body. And which constitutional body is this? Finance Commission. और Finance Commission को बैलेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंटली क्या बुलाया गया है? बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया बुलाया गया है. तो ऐसे जो फ्रेजेस हैं आपके मेंस के आंसर्स में भी आप इन्हें लिख सकते हैं. अब आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है एवरी 5 years एक फाइनेंस कमीशन को, जिसको वेरियस रोल्स दिए गए हैं. और ये रोल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले तो जिस मुद्दे की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूट करना
जो नेट टैक्स प्रोसीड्स है किन के बीच में, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, राइट। क्यों, क्योंकि एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है एंड बाकी जो स्टेट्स की अथॉरिटीज है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, इसका नाम क्या हो गया, वर्टिकल डेवोल्यूशन। देन वेरी इंपॉर्टेंटली स्टेट्स के बीच में भी इसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको भी डिसाइड कौन कर रहा होता है, फाइनेंस कमीशन ही, मतलब, और इसको हम क्या बुलाते हैं, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन दोनों के दोनों कौन करते हैं, फाइनेंस कमीशन ही करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्रिंसिपल्स है जिनके बेसिस पे ग्रांट्स इन 8 स्टेट्स को दिए जाते हैं सेंटर द्वारा, ये भी डिटर्मिन फाइनेंस कमीशन करता है। देन ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके अंदर कितना राइज हुआ एंड किस तरह से रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए हमारा जो थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को, उसके बारे में भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ही देते हैं। इसके अलावा कोई भी और फाइनेंशियल मैटर जो कि प्रेसिडेंट रेफर करना चाहते हैं इस बॉडी को, उसके ऊपर भी फाइनेंस कमीशन जो है स्टेप्स ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ है जानना, ये जो आर्टिकल 280 द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है फाइनेंस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है, बट इसके जो रिकमेंडेशंस हैं ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, दीज आर्ट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं एंड देन 4 अदर मेंबर्स। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अरविंद पानगरिया हैं, अगेन अ वेरी वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट, समवन हु बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डॉक्टर जगदीश भगवती, राइट। ही वाज आल्सो द पर्सन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, राइट। सो वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट जो है ये हेड कर रहे हैं 16th फाइनेंस कमीशन को, जो कि अपनी रिकमेंडेशंस देगा फ्रॉम द ईयर्स 2026 टू 2031. Now importantly, apart from whatever has been mentioned under Article 280, जो एक एक्ट बनाया गया है द फाइनेंसेस कमीशन एक्ट ऑफ 1951, इसने लिस्ट आउट की है क्वालिफिकेशंस जिसके बेसिस पे बेसिकली जो वेरियस अदर मेंबर्स है, जो 4 और मेंबर्स बिठाने होते हैं इन्होंने इन द फाइनेंस कमीशन, वो चुने जाते हैं, ठीक है। अब किस तरह के, अब हमने बताई चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग एक हाई कोर्ट जज भी, और इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ये इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस ऑब्वियसली किसने डिसाइड किया, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो क्वालिफिकेशंस है ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन डिसाइड करेगा, अब इस एक्ट द्वारा डिसाइड हुई है, मतलब डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और जो टेन्योर होता है ये भी स्पेसिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो मेंबर्स है दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ये आपने जरूर याद रखना है। और इसे क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी भी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसके पास पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट है, राइट। सो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ऑफ 1908 उसके अकॉर्डिंगली भी फाइनेंस कमीशन के पास पावर्स अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जिसके कारण मुद्दे जो हैं वो क्रॉप अप हुए हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे पहली बात तो दोनों ही चीज़ों की, वर्टिकल डेवोल्यूशन भी और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिरकार अब वर्टिकल डेवोल्यूशन है जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, सेंटर और स्टेट्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ये आ गया वर्टिकल डेवोल्यूशन, राइट। एंड 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली 41% ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड्स ये आई थी स्टेट्स के पास। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए जो है एक बहुत ही इलैबोरेट क्राइटेरिया जो है सेट आउट किया जाता है बाय एवरी फाइनेंस कमीशन। अब इसे समझना जरूरी है कि क्या है ये क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे स्टेट्स के बीच में वेरी डिवीजन होती है ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड्स। तो आप इस टेबल को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
पिछली 5 की 5 जो हैं फाइनेंस कमीशंस उसकी बात की गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अब हमने देखना है जो 15th फाइनेंस कमीशन है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं उन्होंने किस बेसिस पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो कि अब कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये 2021 से 2026 तक जो है ये चली थी और इसके क्राइटेरिया जो है थोड़े से वेरी किए थे फ्रॉम द पास्ट फाइनेंस कमीशंस। सबसे पहले और सबसे मेजर जो स्टेक था, सबसे मेजर जो बेसिस था वाज व्हाट वी कॉल इज इनकम डिस्टेंस। मतलब किसी भी एक स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी दूर है फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। और ये कौन सा स्टेट है? ये है द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो अब ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? हरियाणा से जो है ये कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, और हरियाणा इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब जितनी दूर जो है कोई स्टेट हुआ उतना ज्यादा जो है उनका शेयर हो जाएगा। मतलब लोअर द पर कैपिटा इनकम हायर वुड द शेयर बी। और ये क्यों किया गया? इक्विटी मेंटेन करने के लिए उन स्टेट्स के बीच में। The next very important criteria is that of population. And very importantly, ये एक जो major switch हुआ था was the fact that now entirely when population was taken into consideration, it was done on the basis of the 2011 census. ठीक है, इससे पहले 13th फाइनेंस कमीशन तक जो है 1971 के सेंसस के बेसिस पे किया जाता था एंड 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर दोनों 1971 एंड 2011 के सेंसस को वेरियस प्रोपोर्शनैलिटीज की तरफ से जो है वेटेज दिया गया था। राइट, हाउएवर 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा ऑनवर्ड्स ये डिसकंटिन्यू किया गया है एंड इंटायरली 2011 सेंसस जो है विल बी यूज्ड। Next criteria which has been used is that of forest and ecology, which is a much broader criteria than just forest cover. And यहाँ पे basically consider करते हैं share of dense forest of each state in the aggregate dense forest of all states. मतलब पूरा aggregate जो है dense forest जो कि exist करता है across all states, उनमें से कितनी contribution है एक particular state की to डेंस फॉरेस्ट। राइट, तो इसके अंदर जिसका ज्यादा शेयर हुआ डेंस फॉरेस्ट का टू द टोटल एग्रीगेट, उतना ज्यादा जो है इनका शेयर हो गया डेवोल्यूशन का भी। देन आता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम बुलाते हैं एफिशिएंसी क्राइटेरिया, right, which is performance based, which is what we call as demographic performance. right, अब 2011 में क्या हुआ है? 2011 के सेंसस के अंदर भी बहुत साउथ इंडियन स्टेट्स में मुद्दा उठाया था। क्यों उठाया था इन्होंने कहा था कि 1971 के सेंसस के बाद से साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत कंसिडरेबल मेजर्स लिए टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। Now this is something which is great, but now अगर population इतना बड़ा एक रोल प्ले करने लग गया तो अब क्या होगा? 15% जो है यहाँ पे एक रोल आ गया उनका। अब क्या होगा कि जो स्टेट्स जिन्होंने adequate measures नहीं लिए to control their population, they will end up getting a higher share and those who actually ended up taking those measures, they will end up being penalized. तो इसी इशू को रेक्टिफाई करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बेसिकली रिवॉर्ड करता है एफर्ट्स को जो कि स्टेट्स ने डाले हैं इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। मतलब ऐसे स्टेट्स जिनका फर्टिलिटी रेशो लोअर है, राइट, उनको हायर स्कोर दिया जाएगा इस डेवोल्यूशन के क्राइटेरिया के अंदर। Last but not the least, another efficiency criteria is what we call the tax effort, right? जहाँ पे जो states जिन्होंने higher tax collection की है, जिनमें higher efficiency of tax collection देखी गई है, उन्हें reward करने के लिए एक better contribution जो है उनकी तरफ की जाएगी when devolving these net tax proceeds. However, अगर हम इसकी contribution देखते हैं in the entire score, this only accounts for 2.5%. अब हमने समझ लिया है कि किस बेसिस पे नेट टैक्सेस को जो है अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्टेट्स के बीच में। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं? अगर इतना डिटेल्ड क्राइटेरिया दिया गया है, राइट, इतनी डिटेल तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैरामीटर्स जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो मुद्दा कहाँ है? सबसे पहले देखते हैं मुद्दे की बात क्या है। पहली चीज, अब ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स दोनों जगह है, दोनों इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑल्सो एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑल्सो। सबसे पहले तो ये बात करते हैं इज द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग सेस एंड सरचार्ज कंप्लीटली आउट ऑफ द नेट
टैक्स प्रोसीड्स। तो ये जो सेस एंड सरचार्ज है ये कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। अब ये कहते हैं पूरे ग्रॉस टैक्स रिसीट्स, ग्रॉस टैक्स रिसीट्स क्या हुआ, जो पूरा टोटल आ रहा होता है उसके अंदर सेस एंड सरचार्ज जो है अराउंड 23% होते हैं। मतलब अगर हम 100 माने ग्रॉस टैक्स प्रोसीड्स को, तो 23 तो जो है इसमें से पहले ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं। पहले ही डिडक्ट क्यों कर लिए जाते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, इसके अंदर स्टेट्स को जो है कोई हिस्सा नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ऑलरेडी ही जो डेवोल्यूशन से पहले ऑलरेडी ही इसे कट डाउन कर दिया गया है टू व्हाट? 77। तो पहले ही स्टेट्स को जो है बाहर रख दिया गया है, जिसके कारण क्या कहते हैं ये कि अगर हम एक्चुअलिटी में बात करें और वर्टिकल डेवोल्यूशन जिसको हम 41% कह रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि ऑलरेडी जब आपने 23% अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस निकाल लिया है, तो अगर हम रैशनली लॉजिकली ब्रेक डाउन करके बात करें कि कितना हिस्सा मिल रहा है स्टेट्स को, तो एक्चुअल में इन दिस फाइनेंशियल डेवोल्यूशन दिस टोटल विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स actually comes about to only 32%, which is much less than the 41% जो कि क्लेम किया गया है, जो जा रहा है स्टेट्स के पास। ठीक है, अब सेस एंड सरचार्ज को इंस्टेड ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इसे यूनियन गवर्नमेंट यूज करती है ईदर टू रीपे लोन्स, जो कि ऑफन लिए जाते हैं टू कॉम्पेंसेट स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स बहुत बार जितना टैक्स उनको कलेक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते एंड देयर इज अ मैसिव शॉर्टफॉल। तो उस ये जो गैप आ रहा होता है उसे भरने के लिए यूनियन को लोन्स लेने पड़ते हैं एंड इसी लोन की भरपाई के लिए ये सेस एंड सरचार्जेस जो है इम्पोज किए जाते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली सम ऑफ दी सेसेस एंड सरचार्जेस आर आल्सो यूज्ड टू फंड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिनका बेनिफिट स्टेट्स को मिलता है। हाउएवर अगेन ये बात है कि ये फिस्कल फेडरलिज्म में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते। व्हाई? बिकॉज इन बोथ दीज एरियाज स्टेट्स की कोई से नहीं होती है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सेकेंड जो कि एक मैसिव इशू यहाँ पे निकल के आता है इज द फैक्ट कि कितना अमाउंट हर स्टेट को मिल रहा है फॉर एवरी रुपी जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सेंट्रल टैक्सेस। और यहाँ पे ये कहते हैं एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो अगर हम 2021-2022 के साल को देखते हैं, हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, राइट, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर एवरी रुपी दैट दे कंट्रीब्यूट टू टैक्सेस, दे रिसीव मच लेस। Whereas on the other hand, even though states like उत्तर प्रदेश and राजस्थान की contribution कम है, but they are receiving more for every rupee that they are contributing in the central tax. तो आप यहाँ पे यही देख सकते हैं कि किस तरह से जो शेयर है of the South Indian states, if you look at the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, over the course of the 6 finance commissions, the percentage of their share has dropped, whereas the share of other states, particularly अगर हम northern states की कुछ बात करते हैं, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राइट, वेस्टर्न स्टेट्स हो गए ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनके शेयर के अंदर जो है बेहतरी आई है, विच इज अगेन लेड टू क्वार्म्स इमर्जिंग विद इन द साउथ इंडियन स्टेट्स। राइट, अगेन इसके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो है, जो कि हेडक्वार्टर्ड है इन स्टेट्स कैपिटल को, जहाँ पे ये रेमिट करते हैं अपने डायरेक्ट टैक्सेस को। हाउएवर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो प्रॉब्लमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक जो रीजन है, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द डिफरेंस इन जीएसटी कलेक्शन जो कि वेरियस स्टेट्स के अंदर आती है। थर्ड एक और जो मुद्दा जिसे पॉइंट आउट किया गया है इज विद इन दिस क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया के अंदर वेरियस पैरामीटर्स को जो डिफरेंट वेटेज दी जाती है। यहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स का कहना है कि जो एफिशिएंसी फैक्टर्स है, जहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बेटर है, मतलब डेमोग्राफी हो गया, टैक्स एफर्ट हो गया, उनका अगर हम वेटेज देखते हैं दैट इज मच लेस than the weightage which is given to other factors such as income gap, such as population, area, forest, इन सब के ऊपर much ज़्यादा weightage दी जाती है rather than demography and tax। ठीक है, तो अगर हम इन 5 वेरिएशंस को देखते हैं तो जो एफिशिएंसी वेरिएशन है वो सिर्फ, अगर हम इनको देख लें,
15% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। वही बाकी जो सारे हो गए, इनकम डिस्टेंस सबसे ज़्यादा एट 45। इसके अलावा आपका जो आ गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का, देन वेरी इंपॉर्टेंटली आ गए आपके वेरिएशंस ऑफ 30% और पॉपुलेशन प्लस एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है दैट बेसिकली 85% जो क्राइटेरिया है वो इस क्राइटेरिया को दिया जा रहा है रादर देन द एफिशिएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि इन पैरामीटर्स की भी जो वेटेज है इसके अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन जो ग्रांट्स एंड एड है इनके अंदर स्टेट्स का कोई से नहीं होता। एंड यहाँ पे जो 15th फाइनेंस कमीशन है ग्रांट्स एंड एड लेने के लिए यूजुअली क्राइटेरिया जो है या रेवेन्यू डेफिसिट जहाँ पे रेवेन्यू लैकिंग है, सेक्टर स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स देती हैं, या फिर ग्रांट्स लोकल बॉडीज को देते हैं, अगेन विच इज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द स्टेट्स, जो कि अगेन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, ज़्यादा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता साउथ इंडियन स्टेट्स को। नाउ वंस द इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड, हाउ डज वन गेट आउट ऑफ इट, व्हाट इज द वे आउट, व्हाट नीड्स टू बी डन टू रेमेडी दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले वो कहते हैं दैट इफ वी लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेट्स जो है अराउंड 40% ऑफ द रेवेन्यू जो है जनरेट करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, राइट, व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली जनता पे हो रहा है, 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर यही स्टेट से हो रहा है। अब फाइनेंस कमीशन को इसीलिए डिवाइस किया गया था कि ये जो इम्बैलेंस है उसको ये रेक्टिफाई कर पाए और एक अच्छा फेयर जस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म जो है उसे बना पाए। नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो ऑथर हैं रंगराजन एस, जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, वो सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं द पाई नीड्स टू एनलार्ज। अब ये जो पाई है जिसे डिवाइड किया जा रहा है वेरियस स्टेट्स को कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए, सबसे पहले तो हमें द साइज ऑफ दिस पाई, और ये पाई क्या है, ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स, हमें इससे एनलार्ज करना है। अब इसे हम एनलार्ज कैसे करेंगे? इसे एनलार्ज कर सकते हैं हम, ये कहते हैं बाय इंक्लूडिंग सम पोर्शन ऑफ सेस एंड सरचार्ज इन इट। तो ये कहते हैं कि या तो सेंटर जो है ओवर टाइम इस सेस एंड सरचार्ज को लागू करना ही छोड़ दे एंड वेरियसली जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके बेसिस पे ही टैक्स कलेक्शन करे, जिसके थ्रू भी जो स्टेट्स है उनके पास जो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वो बढ़ जाएगा। या फिर जब तक आप नहीं पहुंचते हैं टू एंडिंग ऑल सेस एंड सरचार्ज, सम फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मे बी 40-60 आप सेस एंड सरचार्ज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कुछ जो है स्टेट्स के पास जरूर जाना चाहिए। सेकेंड, ये कहते हैं कि जो वेटेज दी गई है एफिशिएंसी क्राइटेरिया को इन दी हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, इसे भी इंक्रीज करने की मच रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जहां पे जो एफिशिएंट क्राइटेरिया के ऊपर स्टेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द सदर्न स्टेट्स, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए, राइट। साथ ही में कहते हैं कि अब आपने जीएसटी को जब इतने एक बिग बैंग रिफॉर्म की तरह इंट्रोड्यूस किया था, तो जो रिलेटिव जीएसटी की कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम स्टेट्स, इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एज अ क्राइटेरिया, जहां पे सूटेबल वेटेज फ्यूचर फाइनेंस कमीशन के अंदर दी जा सकती है कि रिलेटिव जीएसटी कंट्रीब्यूशन में जिनका ज्यादा हायर कंट्रीब्यूशन है उन्हें बेटर प्रोसीड्स जो है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में दी जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये कहते हैं जैसे कि जीएसटी काउंसिल के अंदर हम बात करते हैं किस तरह से जीएसटी काउंसिल को ट्रूली एक फेडरल बॉडी बनाने की कोशिश की गई है, जहां में नॉट जस्ट सेंटर बट स्टेट्स की जो है एक लेजिटिमेट प्रेजेंस है एंड कंट्रीब्यूशन है। तो अब ये कहते हैं विद इन द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो वन नीड्स टू डिवाइस अ मोर फॉर्मल अरेंजमेंट, जहां पे जो पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स है, जो इनकी से है, उसे बढ़ाया जा सके। एंड अगर इन मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये होप है कि फिस्कल फेडरलिज्म और ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा, जिसके थ्रू जो डेवल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी और लेजिटिमेट बन पाएंगी एंड जो स्टेट्स हैं दे विल बी मोर अग्रीएबल टू द सेम ऑल्सो, लीडिंग टू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ ओवरऑल फेडरलिज्म इन इंडिया, राइट। सो बोथ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव के लिए एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर GS2 बट समटाइम्स GS3 में भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो इसे ज़रूर थॉरली कवर कीजिए एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस में।